डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड इम्पोर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जिसका टॉपिक होगा हमारा द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आज हम डिटेल में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, कैसे डिफरेंट जो आयन्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और साथ ही साथ हम साथ में ये भी जान के चलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स इनसाइड द cell and outside the cell. So the outline of the today's lecture will be, हमारा जो आउटलाइन होगा लेक्चर का वो होगा द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जब हम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम एक्चुअली मूवमेंट ऑफ आयंस या द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इन टोटल the mechanism of the transport of ions across the plasma membrane can occur through three important mechanism। तीन important mechanism follow up होते हैं जिससे कि हमारे हमारे आयंस जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। उनमें सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिपॉड कहते हैं। ग्राफिकली हमने यहाँ पे दिखाया गया है व्हाट वी मीन बाय द यूनिपॉड। यूनी मीन सिंगल, तो यूनिपॉड में हमारा क्या होगा, एक्चुअली एक जो सिंगल आयंस या सिंगल मॉलिक्यूल होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होंगे, मूव करेंगे। हाउएवर इसका जो मेन फीचर आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल या आयंस क्या होंगे एट अ टाइम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेट्स से दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एंड द मूवमेंट विल ऑलवेज बी occur along the concentration gradient। दैट मीन्स कि ये जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होंगे। द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट by which the ions can move across the membrane is called a sympod। Sim means two and the same set। यहाँ पे दो आयंस या मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होंगे, मूव होंगे, बट द टू डिफरेंट आयंस विल मूव वन आफ्टर द अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, डायरेक्शन जो होगा वो दोनों एक डायरेक्शन में क्या होंगे, फ्लो होंगे। एक आयंस फ्लो होने के बाद दूसरा आयंस क्या होंगे, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो अगर इस तरह मूवमेंट ऑफ द आयंस की ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्पॉड कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड इट इज एंटीपॉड। एंटी मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक मॉलिक्यूल या आयंस क्या होंगे, फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अक्रॉस द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव करेंगे, then the another different type of ions or molecule will move from the other side of the plasma membrane to the let's say from the inside to outer side of the plasma membrane। So this is how the actual movement or the mechanism of the transport of ion occurs across the membrane। but इस मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझने से पहले, ये जो मैकेनिज्म और द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ये हमारे हम कह सकते हैं ये जो 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 सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ये क्या हो रहा होता है, मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इस मैकेनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, the structure of plasma membrane। the structure of plasma membrane हमें पता होना चाहिए कि what is the structure of the plasma membrane and how the plasma membrane allows the movement of the passage of ions across that plasma membrane। तो इस मैकेनिज्म को डिटेल में समझने से पहले हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे the structure of plasma membrane or we can say the structure of cell membrane। जो मेम्ब्रेन आपके सेल को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमारा साइटोसोल होते हैं जिसमें डिफरेंट जो
इम्पॉर्टेंट पार्ट और द ऑर्गन ऑफ द सेल होते हैं। और आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे। तो लेट्स से अगर ये हमारा एक सेल है, ये हमारा क्या होता है, साइटोसोल होता है, दैट इज इनसाइड द सेल। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं सेल के वो होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। अब एक्चुअली जो आयंस ऑफ द और द मूवमेंट ऑफ द आयंस किसके बीच में होते हैं, वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और साइटोसोल के बीच में। कि जो सेल को आयंस चाहिए हो रहा होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इनसाइड द सेल मूव करेंगे, और जो सेल को आयंस की जरूरत नहीं होते हैं वो सेल के अंदर से साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मूवमेंट कर रहा होता है। और इसी मूवमेंट ऑफ द आयंस से यहाँ पे क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होते हैं, डेवलप होते हैं एट द सेल मेम्ब्रेन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका मूवमेंट ऑफ द आयंस हो रहा होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस चीज का बना होते हैं और इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है। तो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। ये एक्चुअली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमारा जो एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होते हैं टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो दिस इज वन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो इन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से एक्चुअली हमारा क्या हो रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होते हैं। तो ग्राफ में आपने यहाँ पे देखो छोटे छोटे सल्कर और उससे जो एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स ए वन phospholipid layer, and the second phospholipid layer is from the above side of the cell membrane। तो ये साइड हमारा एक फोस्फोलिपिड लेयर हुआ, नीचे वाला साइड हमारा एक फोस्फोलिपिड लेयर हुआ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्चुअली क्या हो रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो फॉस्फोलिपाई लेयर और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होते हैं, इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे हमने डिफरेंट ग्रीन कलर, ब्लू लाइट ब्लू कलर से बना रखा है। तो दिस आर द प्रोटीन्स which are usually present in an embedded form inside this phospholipid bilayer. Now what are these proteins? These protein actually act as the channels or carrier protein। ये जो ओपनिंग यहाँ पे बना रखा है इनको हम क्या कहते हैं, चैनल्स कहते हैं, जिनके थ्रू आपका मूवमेंट ऑफ द आयंस होते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट बन टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है, इनको हम क्या कहते हैं, करियर प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होते हैं। और इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, इम्बेडेडली प्रेजेंट होते हैं। So overall, we can say the plasma membrane is a very thin semi-permeable layer। और इसका नेचर क्या होते हैं, semi-permeable होते हैं। And we know that semi-permeable means that the plasma membrane will only selectively allows the movement of ions। semi means जो कि कुछ कुछ आयंस को या कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू मूव इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। सो ड्यू टू विच because of the semi-permeable nature of the plasma membrane, the proteins present in the phosphate bilayer plays a very important role to allow the passage of ions or molecule। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या है, सेमी परमेबल है, ये सारे आयंस को मूव होने नहीं देंगे। ये सिर्फ सिलेक्टिवली कुछ आयंस को, लेट्स से आयंस ए
आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव कर सकते हैं। लेट्स से आयंस भी इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूल और आयन सी होंगे, ये इस फॉस्फेट बाइलेयर को क्या कर नहीं सकता, क्रॉस कर नहीं सकता। तो इसीलिए ये सी भी क्या हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हो सकते हैं जो कि आपकी साइटोसोल में जरूरत हो सकते हैं। तो इनकी मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट के लिए ये जो फॉस्फेट बाइलेयर में हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेलेक्टिवली सी या लेट्स से डी आयंस को क्या करने देते हैं, मूव करने देते हैं, either from extracellular space to inside or the cytosol, or from the cytosol to extracellular space. So this plasma membrane plays a very important role in the transport of ion inside a living system, and the movement of that particular ion is very important to perform the normal function of the cell. So ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये दो तरीके के यूजुअली चैनल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वो जो प्रोटीन्स है उनको, एक को हम कहते हैं चैनल्स, दूसरे को कहते हैं करियर। और ये चैनल्स और करियर अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। इससे पहले थोड़ा हम चैनल्स और करियर को जानने से पहले थोड़ा हम क्या कहेंगे, थोड़ा हम जानेंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होते हैं, एंड व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्यों जरूरत पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस नहीं हुआ, लेट्स से अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस नहीं होगा तो क्या हो सकता है। सो the transport of ions is very essential for the cell to uptake its nutrient, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट आपकी इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होके क्या कहेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल को पहुंचेंगे। एंड उनको न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होगा तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन क्या नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दिस फंक्शन along with the movement of ions and other substance is provided by protein or protein complex that are highly specific for the compound that move। और ये जो movement of the ions or the other substance है across this membrane, ये होते हैं हमारा या तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो कि अगेन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स एक चैनल सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगे, दूसरा चैनल दूसरे मॉलिक्यूल को। जरूरी नहीं है कि एक ही चैनल सारे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड को क्या करे, अलाउ होने दे। सो द प्रोटीन्स और द प्रोटीन चेन दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर ions or molecule. Now, the selective movement of ions by the membrane protein and the ions extremely low permeability across the lipid bilayer are important for helping to maintain the osmotic balance of the cell. Now, why there is selective movement of ion is necessary? क्यों जरूरी है सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयन? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ क्या है, सेमी परमिएबल है। मींस ये कुछ ही आयंस को अलाउ करते हैं मूवमेंट करने के लिए। अदर जो आयंस है जो कि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। एंड वो आयंस भी बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल। मींस the concentration gradient inside the cell and the concentration आउटसाइड दिस सेल, इन दोनों को मेंटेन बनाने के लिए उन हाईली सिलेक्टिव आयंस या उन हाईली सेलेक्टिव कंपाउंड का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी मूवमेंट नहीं होंगे तो आपका जो सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो खत्म होंगे। खत्म होने पे आपका सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो वो सेल डेड हो जाएंगे। ठीक है ना।
So another important role for the transport of the ion is the preparation of ATP. हमें पता है ATP क्या है. It is the source of energy inside this cell. जो कि आपकी एनर्जी क्या होते हैं, ATP की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और ये ATP जब ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे आपका क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं. और उसके साथ साथ क्या मिलते हैं, ADP मिलते हैं. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनते हैं, उसकी बनने के लिए भी मूवमेंट ऑफ आयन का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी होते हैं. तो these are the few important aspect कि why the transport of ions occurs through the cell membrane. क्यों मूवमेंट ऑफ आयंस होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. नाउ लेट्स से the channels which are present in the plasma membrane. तो दो important class of transport protein available होते हैं plasma membrane में. एक को हम चैनल कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं. तो चैनल अगर हम बिल्कुल एक कॉमन टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये लेट्स से आपका एक चैनल है. तो चैनल एक ऐसा ओपनिंग होते हैं जो कभी क्या होते हैं, ये अपने कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं. कभी वो क्लोज फॉर्म में रहते हैं, कभी वो क्या रहते हैं, ओपन फॉर्म में रहते हैं. तो ये हमारा एक एक वो है, एक लेट्स से हमारे पास एक स्पेस होल है. वो होल कभी बंद होते हैं, कभी क्या होते हैं आपका क्लोज होते हैं. तो जब ये चैनल्स ओपन होते हैं तो एकदम से आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल्स टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. जब ये क्लोज कन्फॉर्मेशन में होते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं. तो चैनल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, these are the proteins which cycles between either a close or an open conformation. कभी ये क्लोज फॉर्म में रहते हैं, कभी ये क्या रहते हैं, ओपन कन्फॉर्मेशन में रहते हैं. तो ये जब ओपन फॉर्म में रहेंगे, इट प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस पाथवे स्ट्रेट थ्रू द मेम्ब्रेन बाइलेयर. तो जैसे ही, क्योंकि ये प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो उस मेम्ब्रेन में जब ये चैनल ओपन होंगे, आपका जो भी आयंस बाहर होंगे, लेट्स से बाहर अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू नीचे आएंगे. और अगर नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये इस चैनल के थ्रू बाहर जाएंगे जब ये क्या होंगे, ओपन होंगे. So when there is an open conformation of this channel occurs, this allows flux of thousands of सॉल्यूट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्या रिसेप्टर होने की जरूरत नहीं है, ये ओपन होगा, मूवमेंट करेंगे, अलाउज करेंगे मूवमेंट ऑफ आयंस को, क्लोज होंगे तो ये क्या कर देंगे, मूवमेंट ऑफ आयंस को बंद कर देंगे. सो कंट्रोल ऑफ चैनल्स गेटिंग बिटवीन either the open or closed conformation may be regulated by one of the following forms. अब ये ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, ये इनमें से कुछ जो फैक्टर्स है वो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. वन इज द वोल्टेज. वोल्टेज कितना है मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है. बाइंडिंग ऑफ ए लिगेंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल. यहाँ पे लेट्स से एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है, एक रिसेप्टर है. उस मॉलिक्यूल का इस रिसेप्टर पे बैंड होना, ये इसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई अब आप ओपन होंगे. और जैसे ही ये यहाँ से हट जाएंगे, चैनल को ये मैसेज आएगा ये आपका क्या है, क्लोज होना है. और बाय मैकेनिकल मींस या सम प्रेशर डेवलप होने से ये चैनल क्या होते हैं, ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मेम्ब्रेन स्ट्रेच, जब मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ते हैं, स्ट्रेच पड़ते हैं, तो स्ट्रेच इज अ काइंड ऑफ क्या, मैकेनिकल फोर्स. तो ये चैनल ओपन होते हैं लेट्स सपोज, और मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करते हैं. जैसे ही स्ट्रेच खत्म होगा, चैनल बंद होंगे, मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन which are present in the membrane that allows the movement of ions across the cell membrane. The second type of protein which are present in the plasma membrane is called as carrier. Carrier means
The protein has some fixed topology transmembrane protein. कुछ यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या होते हैं, उन रिसेप्टर की वजह से ये मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a carrier protein is a fixed topology transmembrane protein with the ability to cycle between conformational changes. Conformational changes means again ओपन एंड क्लोज कन्फॉर्मेशन. तो ये भी एक फिक्स टोपोलॉजी वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है. इसके पास भी ये एबिलिटी होते हैं कि वो अपने कन्फॉर्मेशन को क्या करे, चेंज करे. मींस कभी ये क्लोज हो, कभी ये ओपन हो. So in this way, what these do, these carrier proteins allow the movement of the solute across this membrane. So a solute molecule binding site may be accessible on either side of the membrane. इस membrane के दोनों side में क्या होते हैं, आपका सॉल्यूट बाइंडिंग साइट होते हैं, या यहाँ पे कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, आपकी जैसे ही सॉल्यूट इस रिसेप्टर पे अटैच होंगे, लेट्स से ये यहाँ से उस मॉलिक्यूल को लेंगे, फिर ये जाके बाहर छोड़ देंगे. बिल्कुल इसी तरह बाहर साइड पे जो रिसेप्टर है, जब इस पे वो मॉलिक्यूल, वो सॉल्यूट, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये सारे आयंस को मूव होने नहीं देते हैं. जैसे ही वही स्पेसिफिक वाला सॉल्यूट इस रिसेप्टर पे क्या होंगे, एट होंगे, अटैच होंगे, ये इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपना कंफर्मेशन को चेंज करके क्या करेंगे, इनसाइड द सेल में मूव होने देंगे. एंड दिस विल डू डिपेंडिंग ऑन द करंट conformation of the membrane protein. So a carrier protein transport either a single or a defined number of solute molecule per conformational cycle. तो ये जो carrier protein भी या तो एक solute molecule को, या तो a defined number 2 3 4 fixed number of solute molecule को क्या करेंगे, अपने कन्फॉर्मेशनल साइकिल में. कन्फॉर्मेशनल साइकिल में जब ये ओपन होंगे और क्लोज होंगे, उस टाइम या तो एक या तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करने, क्रॉस करने. So these are the two important class of protein that are present inside the cell membrane, which allows the movement of ions through the plasma membrane. Now क्या ये जो मूवमेंट है, क्या ये खुद से होते हैं, या इसके लिए क्या होते हैं, एनर्जी चाहिए होते हैं. सो जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, वो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना. तो हर एक जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, वो इन दो में से एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एग्जिस्ट इन नेचर. वो कौन कौन से है. एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं. दूसरे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं. अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, पैसिव. पैसिव मींस व्हिच कैन ऑकर बाय इटसेल्फ. ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है. पैसिव हम उन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कहते हैं जो कि फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं along the concentration gradient. Along the concentration gradient means ये अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो कि along the concentration gradient क्या करते हैं, मूव करते हैं. अब देखो along the concentration gradient means पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो हमेशा क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, मूव करते हैं. और हमें पता है इस टाइप के मूवमेंट को क्या करते हैं, ये दिस इज ए kind of thermodynamically allowed movement, or we can say this kind of movement is a spontaneous movement. जब भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा होते हैं, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत क्या होते हैं, नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और वी कैन से इट इज अ थर्मोडायनेमिकली अलाउड प्रोसेस. तो कोई भी प्रोसेस अगर विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड along the concentration gradient मूव करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. इसके अगेंस्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये वो ट्रांसपोर्ट है जो हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं. लेट्स से यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और नीचे कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है,
और ये हमारा क्या है, लेट्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जब भी कोई मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, it always occur by the utilization of energy, because this kind of movement is, we can say, thermodynamically नॉट अलाउड। ये थर्मोडायनामिकली अलाउड नहीं है। तो ऐसी चीजों को होने के लिए एनर्जी, फॉर एग्जांपल आप एक एक टॉप पे जाके वहां से एक चीज अगर नीचे गिरा दोगे तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये पैसिव काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप नीचे से ऊपर की ओर अगर किसी चीज की मूवमेंट करा देंगे तो वो थर्मोडायनामिकली अलाउड नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होते हैं। और जो भी प्रोसेस, जो भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, अगर उनमें एनर्जी की जरूरत होते हैं या एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जो भी मूवमेंट ऑफ आयंस होगा वो भी इन्हीं दो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, या तो वो पैसिव होंगे या तो वो एक्टिव होंगे। पैसिव कब होंगे, जब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग क्या कर रहा होता है, दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी का सप्लाई करना क्या है, बहुत मस्ट है। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैसिव एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मींस विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, नीचे क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो ये सिंपली डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कौन से ट्रांसपोर्ट है, ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन होना क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। क्योंकि बाहर देखें कंसंट्रेशन ज्यादा है, नीचे देखें कंसंट्रेशन कम है, तो ये लेट्स से अगेंस्ट कंसंट्रेशन क्या है, मूव कर रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इस तरह अगर मूवमेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम एग्जांपल बता दें, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का होना क्या होता है, मैडम यार म्यूट बना ठीक दो प्लीज। तो अगर हम एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल बता दें जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में होते हैं, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हमेशा हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होंगे। सो इट इज ए वेरी वेल नोन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। So a very well known of active transport, which is an endergonic process, that is the sodium potassium pump. This is a very well known example of active transport, means हमारे बॉडी में एक एक पंप होते हैं मेम्ब्रेन में, जिसको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप एक्चुअली क्या करते हैं, ये सोडियम और पोटाशियम को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं to move across this plasma membrane. Now, the movement of sodium and potassium across the membrane requires some source of energy. Some source of energy means this movement of potassium and sodium across the membrane will occur with the utilization of ATP, जिसको हम क्या कहते हैं, source of energy, adenosine triphosphate. So जब भी सोडियम और पोटाशियम अक्रॉस द सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, क्रॉस करेंगे, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बिकॉज देयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ऑकर्स एंड दैट एनर्जी जो इस सोडियम और पोटाशियम को इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव होने के लिए जो चाहिए होता है, वो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से होते हैं। तो जब भी एटीपी हाइड्रोलाइज होंगे, जब आपके फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होंगे एटीपी में, तो ये एडीपी
और क्या देते हैं, आपका एनर्जी देते हैं, और यही एनर्जी इन सोडियम पोटाशियम पंप यूज करके सोडियम और पोटाशियम को क्या कर देते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर देते हैं। अब ये सोडियम पोटाशियम पंप के लिए एनर्जी क्यों लगते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम और पोटाशियम हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। मींस सोडियम हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, पोटाशियम भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इसीलिए इस सोडियम पोटाशियम पंप को क्या करते हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट होते हैं। और अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो क्या करते हैं, 3 सोडियम आयंस को हमेशा पंप आउट करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, एंड एट द सेम टाइम 2 potassium ions moves from outside the cell to inside the cell, and this movement will always occur across the against the concentration gradient। तो जब क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं, तो जब 3 सोडियम आयंस इनसाइड से आउटसाइड द सेल मूव करते हैं तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड एट द सेम टाइम पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा होते हैं, और जब भी सोडियम पोटाशियम पंप काम करते हैं 2 सोडियम आयंस हमेशा 3 सोडियम की अगेंस्ट आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव करते हैं। इसीलिए ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। So this is the graphical representation how the sodium potassium, ये actually क्या है, this is called it as the sodium potassium pump। तो actually ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो सोडियम और पोटाशियम को आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल मूव होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड द सोडियम पोटाशियम पंप इज अगेन हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ सोडियम और पोटाशियम को ही अलाउ करेंगे मूवमेंट होने के लिए, अदर आयंस को ये अलाउ नहीं करेंगे। तो मूवमेंट कैसे होगा, देखो इनसाइड दिस सेल 3 सोडियम मूव करेंगे, पहले इस प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटीन ये इसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे बाहर जाने के लिए। तो 3 सोडियम इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल जाएंगे, तो इसके लिए आपका एटीपी की यूटिलाइजेशन होंगे, एटीपी यूटिलाइज हो गए, एटीपी बना देंगे। आफ्टर दिस आपका पोटाशियम जो है आउटसाइड द सेल होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सोडियम पोटाशियम पंप इसको मूव करके क्या करेंगे, इनसाइड द सेल ले आएंगे, और अगेन ये मूवमेंट में क्या होंगे, एनर्जी की जरूरत होंगे, और वो एनर्जी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी आपको मिलेंगे। सो कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव आपको याद रखें, एक्टिव मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स हियर, बिकॉज क्यों होते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, काम कर रहा होता है। दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हमेशा along the concentration gradient काम करते हैं, मींस हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और ये एक थर्मोडायनामिकली अलाउड प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। सो by these two type of transport process, all the ions moves across the plasma membrane or cell membrane। तो यही दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस से आपके आयंस जो है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, एंड अगेन by the help of these channels and carrier protein present inside the cell membrane। तो हमने क्या देखा कि भाई कैसे मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, क्यों होते हैं, इन प्रोटीन्स का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हाईली स्पेसिफिक है या सेमी परमिएबल है, ये कुछ को ही अलाउ करते हैं मूव होने के लिए, अदर जो इंपॉर्टेंट आयंस है उनकी मूवमेंट के लिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम चैनल्स कहते हैं और जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये उन आयंस को मूव होने देते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करते। तो ये दो प्रोसेस से होते हैं, एक को हम एक्टिव कहते हैं, दूसरे को हम पैसिव कहते हैं। अब ये सारे चीज समझने के बाद अब हम आते हैं एक्चुअली वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या मैकेनिज्म जिनके थ्रू क्या होते हैं, आयंस आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
क्रॉस करते हैं, और देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच द आयंस मूव्स अक्रॉस दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक को हम यूनिपॉड कहते हैं, दूसरे को हम सिम्पॉड कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एंटीपॉड। अब हम इनको जानेंगे डिटेल में, ये यूनिपॉड क्या है, सिम्पॉड क्या है एंड एंटीपॉड क्या है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे जो कि यूनिपॉड, सिम्पॉड और एंटीपॉड को फॉलो करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। सबसे पहले देखेंगे यूनिपॉड का क्या मतलब है। कैरियर प्रोटीन दैट मीडिएट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सिंगल सॉल्यूट आर क्लासिफाइड एज यूनिपोर्टर। कोई भी ऐसा कैरियर प्रोटीन जो कि मीडिएट करते हैं ट्रांसपोर्ट होने के लिए सिर्फ सिंगल सॉल्यूट के, ऐसे प्रोटीन्स को हम यूनिपोर्टर कहते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है बाय विच this single solute molecule moves across that membrane is called is unipod. So uni means single, pod means transfer. So this type of transport protein facilitate the mode of diffusion by providing carrier mediated solute transport down the concentration gradient, accelerating a reaction that is already thermodynamically favored. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी एक थर्मोडायनामिकली फेवर्ड प्रोसेस को क्या होने देता है, अलाउ होने देते हैं। मींस ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव होते हैं। तो मेन फीचर क्या है यूनिपॉड में कि ये एट एटम एक ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या होंगे, अलाउ होने देते हैं ट्रांसपोर्ट, एंड अगेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। So the unipolar carrier protein allows transport of the non-diffusible solute across the membrane barrier at a rate that is much higher than the passive diffusion. तो ये किन सॉल्यूट्स को अलाउ होने देते हैं, ये उन सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट होने देते हैं जो कि नॉन डिफ्यूजिबल है, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ कोई मॉलिक्यूल अगर ए है, ये अगर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं होने देते हैं, तो यूनिपोर्टर जो मॉलिक्यूल है, यूनिपोर्टर जो करियर है, वो उन मॉलिक्यूल्स को एक मच हायर रेट पे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इस मेम्ब्रेन को क्या होने देते हैं, क्रॉस करने देते हैं। तो ये जब भी ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू इन करियर मीडिएट प्रोटीन के थ्रू अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिपॉड कहते हैं। तो याद रखना है यूनि में सिंगल, और ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही क्या होगा, क्रॉस होंगे। और ये जो करियर ये जो यूनिपोर्टर जो प्रोटीन है, वो उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ होने देते हैं जो कि नॉन डिफ्यूजिबल है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वन एग्जांपल ऑफ सच करियर प्रोटीन इज कॉल्ड इज दिस इज ए ग्लूकोज करियर प्रोटीन, जिसको हम GLUT1 कहते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या होने देते हैं, क्रॉस करने देते हैं अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। सो GLUT1 is a type of carrier protein which allows the movement of one glucose molecule at a time along this plasma membrane. तो ये उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे वेरस सेल के, जो कि एक 12 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होते हैं। एंड दिस carrier protein allows the passage of one glucose molecule at a time, and this again occurs along the concentration gradient. means यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा होंगे, इसीलिए ये GLUT1 हर टाइम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करने देंगे, क्रॉस होने देंगे। एंड अगेन दिस इज ए टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मींस विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड टू इनसाइड द सेल मूव होने देंगे। तो जब भी इस तरह मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिपॉड कहते हैं, कि सिंगल मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। The second type of transport mechanism is called it is sympod. Sim means same set different solute molecule. तो यहाँ पे दो कलर के आपके पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, एक रेड है एक येलो है। लेट्स से सिम्पॉड का क्या मतलब है, ये क्या कर देते हैं, सेम सेट मींस लेट्स से या तो अंदर सेल से बाहर आउटसाइड दिस सेल, या बाहर से अंदर की ओर मूव होने देंगे टू डिफरेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल बट along the same set।
ये दो सॉलिड मॉलिक्यूल को एट ए टाइम मूवमेंट जब होने देते हैं उनको हम सिम्पॉट कहते हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड बी इन द सेम सेट, या तो दोनों अंदर से बाहर या तो दोनों बाहर से अंदर, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सिम्पॉट कहते हैं। तो अगेन ये सिम्पॉट किसके थ्रू होगा, अगेन हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होंगे, करियर प्रोटीन होंगे जो कि इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को या अंदर से बाइंड होके बाहर छोड़ देंगे या बाहर से बाइंड होके सेल के अंदर छोड़ देंगे। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, symport movement कहते हैं। An example of such type of symporter carrier protein is the lactose permease। हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं जिनको हम लैक्टोज परमिएज कहते हैं, वो लैक्टोज परमियल हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि हमारा सिम्पॉट करियर प्रोटीन है। तो ये लैक्टोज परमिएज क्या करते हैं, ये कैटालाइज करते हैं द अपटेक ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इन ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई में ये क्या करते हैं, डाइसैकेराइड लैक्टोज को उठा लेते हैं अलोंग विद द हाइड्रोजन आयन, और ये अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू ये या तो इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल मूव करेंगे या आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव करेंगे। तो इस तरह जब दो डिफरेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में कोई अगर करियर प्रोटीन मूव कराते हैं, इस टाइप के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सिम्पॉट मैकेनिज्म कहते हैं। And the third type of mechanism by which the movement of ions occur is called as anti। anti means opposite, pod means opposite direction में मूव कराना। तो अगेन यहाँ पे आपके पास करियर प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में मूव अलाउ करते हैं, देन दूसरे साइड दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने देते हैं। तो अगर इस तरह मूवमेंट होते हैं तो आपका क्या कहलाते हैं, एंटीपॉड कहते हैं। नाउ द एंटीपॉड इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पहले इनसाइड द सेल से उठा के आउटसाइड द सेल मूव करा रहे हैं, और इसके बाद दूसरा सॉल्यूट मॉलिक्यूल, यहाँ पे कलर डिफरेंट होने का मतलब है दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, देन इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल को आउटसाइड द सेल से उठा के ये क्या कराएंगे, इनसाइड द सेल मूव कराएंगे। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को, जिसमें दो डिफरेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एंटीपॉड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहते हैं। सो एन एग्जांपल्स ऑफ सच एंटीपॉड मैकेनिज्म इज द, जैसे कि हम क्या कहेंगे, the 1:1 exchange of ADP for ATP across the inner mitochondrial membrane। inner mitochondrial membrane में जब 1:1 ATP और ADP exchange होते हैं, and this ATP ADP exchange occurs through antipod mechanism। it means एक वन डायरेक्शन में मूव होंगे, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में मूव होंगे। इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एंटीपॉड मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है तीन इंपॉर्टेंट तरीके से होते हैं। एक हमारा क्या हुआ, यूनिपॉड हुआ, जिसमें एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव होंगे। देन वी हैव सिम्पॉड, सिम में सेम डायरेक्शन में डिफरेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल अगर मूव होंगे, इनको हम सिम्पॉड कहेंगे। अगर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपॉड कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास एक सिम्पॉड, एंटीपॉड एंड यूनिपॉड मैकेनिज्म होते हैं। सो इन द समरी वी कैन से कि हम इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयन ट्रांसपोर्ट देखा। देन हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंस is provided by some protein complexes that are present inside the plasma membrane and that are highly specific for the compounds they move. Then हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं होते हैं, एंड दैट
that transport occurs along the concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा एक्सटर्नल एनर्जी के यूटिलाइजेशन होते हैं बिकॉज इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हमने देखा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, जिसको हम सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं, जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होते हैं या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं बिकॉज सोडियम और पोटाशियम मूव हो रहा होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इथ्रोसाइड में हमने देखा 3 सोडियम पोटाशियम जब इनसाइड द आउटसाइड द सेल मूव होते हैं, 2 पोटाशियम आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव हो रहा होता है, जिसके लिए एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एडीपी और एनर्जी देते हैं. देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास यूनिपॉड है, सिंगल सॉल्यूट मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होते हैं. सिम्पॉड है, डिसिमिलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव होते हैं. एंड देन द एंटीपॉड, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिसिमिलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन मूव हो रहा होते हैं. तो ये सारा हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हुआ. तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.